हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया। मैं स्निग्धा। आज हम एक नई टॉपिक के साथ हमारा आज डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर, यूपीएससी के जो ऑप्शनल पेपर है एग्रीकल्चर, उसका एक टॉपिक जो है पेस्टिसाइड। पेस्ट एंड डिजीजेस के जो कैटेगरी है वहाँ से ये निकल कर आया है पेस्टिसाइड। और ये एक वास्ट सब्जेक्ट है, आपको यकीन नहीं होगा कितना बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन उससे ब्रीफ ब्रीफ पॉइंट जो कि यूपीएससी के लिए बेनिफिट हो सकती है डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जैसे कि एग्रीकल्चर की एमसीक्यूज एग्जाम्स आती है या फिर स्टेट पीसीएस में जो एग्रीकल्चर आप रखे होंगे ऑप्शनल, उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो पेस्टिसाइड है, पेस्टिसाइड में हम क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं, डेफिनेशन, हिस्ट्री, क्लासिफिकेशन क्या है, कैसे पेस्टिसाइड काम करता है, इसकी बेनिफिट्स क्या है, हार्मफुल इफेक्ट क्या है, मैं बताऊंगी। सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट में क्यों मैं अंडरलाइन की हूँ, पहले मैं इसे बता देती हूँ क्या क्या हम डिस्कशन करने वाले हैं। यूसेज पैटर्न इन इंडिया, कैसे पेस्टिसाइड यूज होती है, मतलब यूसेज पैटर्न कौन सी एरिया में किस तरह से यूज होती है पेस्टिसाइड हमारे इंडिया में। एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ देखेंगे, ऑल्टरनेटिव टू पेस्टिसाइड क्या है इसके बारे में देखेंगे। पेस्टिसाइड जो यूज होने वाले जो पेस्टिसाइड हमारे इंडिया पे प्रोडक्शन होती है या फिर यूज होती है, उससे क्या चैलेंजेस है, क्या इश्यूज है इसमें, ये थोड़ा देखेंगे हम। बैनिंग ऑफ इंसेक्टिसाइड ऑर्डर, इंसेक्टिसाइड जो ऑर्डर के हिसाब से जो क्या क्या चीज़ें बैन हुआ है, कौन सी इंसेक्टिसाइड। एंड देन फाइनली हम वे फॉरवर्ड में जाएंगे, जो कि मेन इंपॉर्टेंट सजेशन क्या वे फॉरवर्ड हो सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्मफुल इफेक्ट इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया है क्योंकि देखिए इसमें लगभग 12-13 पॉइंट्स है। कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 पॉइंट्स है। 12 पॉइंट के अंडर हम जब डिस्कशन करेंगे बहुत ही लेंदी हो जाएगा और इतने देर तक आपको पेशेंस नहीं रहेगा देखने के लिए। इसलिए हम आज यहाँ पे 6 पॉइंट डिस्कशन करेंगे और बाकी के एक वीडियो में बनाऊंगी जहाँ पे हम बाकी के 6 पॉइंट के डिस्कशन करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। अगर जो भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं और देख रहे हैं, प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल। बहुत ही मेहनत लग रही है रिसोर्सेज को इकट्ठा करके एक वीडियो बनाने में, और आप लोगों को पता होगा क्योंकि जब आप कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होंगे तो कितने सारे नेट में ढूंढना पड़ेगा, बुक्स ढूंढना पड़ेगा, कितने सारे चीज़ों करने के बाद एक टॉपिक तैयार होती है। तो मैं आपके लिए ब्रीफ ले लाई हूँ, इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कितने सारे मुझे मेहनत करने होते हैं। तो please appreciate my hard work. So kindly subscribe my channel and do comment if you want to improve something, and please share with your friends, needy friends, and like करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, पेस्टिसाइड है क्या। पेस्टिसाइड आप लोगों को पता होगा, हम आजकल जो भी खा रहे हैं प्लांट प्रोडक्ट हो गया, या फिर कभी कभी आप सुने होंगे कि कुछ आर्टिकल्स आ जाता है, न्यूज़ वगैरह आ जाता है कि पेस्टिसाइड खाकर किसी का डेथ हो गया, फार्मर का डेथ हो गया, या फिर घर में किसी कोई पेस्टिसाइड खाकर डेथ हो गया, वो तो अलग बात है। लेकिन हम ये जनरली सुनते हैं कि इस क्रॉप में ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, तो जो भी आप खा रहे हो सब्जी वगैरह उसे धोकर खाओ। क्यों कहते हैं, क्योंकि पेस्टिसाइड उसमें ज़्यादा होते हैं। तो उसी पेस्टिसाइड के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो पेस्टिसाइड है क्या। पेस्टिसाइड एक सब्सटेंस है या फिर ए मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस है। इसमें एक सब्सटेंस हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस हो सकती है। तो मिक्सचर हो सकता है, 2-4 केमिकल को मिलाकर एक पेस्टिसाइड बना दिया। जो कि ये जो सब्सटेंस है, जो कि किस चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है, ये प्रिवेंट करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, रिपेल करेगा और लेसन करेगा द डैमेज कॉज्ड बाय द पेस्ट। पेस्ट वो होता है जो डैमेज करता है प्लांट को। ठीक है, प्लांट में थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे कीड़े देख सकते हैं आप, फ्लाइज देख सकते हैं, माइट्स देख सकते हैं। ज़्यादातर हम फ्लावरिंग जो बालकोनी में लगाते हैं उसमें भी रहते हैं छोटे छोटे कीड़े। तो जो सब कीड़े हमारे प्लांट को हार्म पहुंचाते हैं, प्लांट को डिस्ट्रॉय करते हैं, वो सब चीज़ों को प्रिवेंट करेगा इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, एंड डिस्ट्रॉय करेगा उसको, उस पेस्ट को डिस्ट्रॉय करेगा, रिपल्स करेगा प्लांट में आने के लिए, या फिर उस डैमेज को, जो पेस्ट के द्वारा जो डैमेज हो रहे हैं प्लांट में, उस डैमेज को लेसन करेगा, मतलब कम करेगा। उसको कहा जाता है पेस्टिसाइड, वो है पेस्टिसाइड। ठीक है।
इट कैन बी केमिकल, ए पेस्टिसाइड केमिकल हो सकती है, बायोलॉजिकल एजेंट हो सकती है, एंटी माइक्रोबियल हो सकती है और एक डिसइंफेक्टेंट हो सकती है। ठीक है, डिसइंफेक्टेंट इन्फेक्शन ना होने के लिए पहले ही प्रिवेंटिव मेजर लिया जाता है, तो इसे डिसइंफेक्टेंट मतलब कोई इन्फेक्शन हो गया है वहाँ पे स्प्रे किया जाता है इन्फेक्शन ना होने के लिए। फिर एंटी माइक्रोबियल नेचर हो सकती है। फिर बायोलॉजिकल एजेंट हो सकती है, मतलब एक बायोलॉजिकल नेचुरल चीज़ों से बनाया जाता है, या फिर एक सिंथेटिक चीज़ हो सकती है, केमिकल चीज़ हो सकती है। दे कम इन मैनी फॉर्म्स इंक्लूडिंग पाउडर्स, ये बहुत सारे फॉर्म में आते हैं, पाउडर के फॉर्म में आ सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में आ सकते हैं, या फिर गैसियस के फॉर्म में आ सकती है। पेस्टिसाइड्स आर क्लासिफाइड एज आइदर ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब हम उस पर उसकी जो इफेक्ट होगी वो बहुत सारे एरिया पे इफेक्ट होगी, हमें बहुत सारे एरिया पे डालना पड़ेगा। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब बहुत ही कम जगह पे आप डालोगे और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड kills a wide variety of pest while narrow spectrum pesticide टारगेट स्पेसिफिक पेस्ट। इस दोनों में डिफरेंस क्या है? ब्रॉड स्पेक्ट्रम और अगर आप डाल दिए, जैसे कि ग्लाइफोसेट हो गया एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड, अगर आप उसको यूज़ करते हैं तो वाइड वेराइटी ऑफ पेस्ट को बहुत सारे पेस्ट को वो एकदम मार देता है। उसके आसपास जितने सारे प्लांट्स होते हैं, जितने सारे वीड्स होते हैं, उन सबको मार देता है। लेकिन नैरो स्पेक्ट्रम जो पेस्टिसाइड होते हैं वो टारगेट स्पेसिफिक, मतलब आप एक ही जगह पर डालोगे, एक ही क्रॉप पर डालोगे, वो उसी क्रॉप पे ही काम देगा। आप अगर इतने एकदम फील्ड में डाल दिए, जो जिस टारगेट क्रॉप के लिए वो बना है, पेस्ट के लिए बना है, उसी टारगेट पेस्ट को ही वो ख़त्म करेगा, बाकी क्रॉप पे कोई उसका असर नहीं होगा। तो नैरो स्पेक्ट्रम एंड ब्रॉड स्पेक्ट्रम में यही डिफरेंस होता है। फिर आप अगर देखें तो मोस्ट कॉमनली अप्लाइड पेस्टिसाइड क्या करने, कॉमनली पेस्टिसाइड क्या क्या होते हैं? इंसेक्टिसाइड होते हैं, जो कि इंसेक्ट 1 मिनट जो कि इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट्स को मारने के लिए यूज़ किया जाता है, उसको इंसेक्टिसाइड कहा जाता है। वीड्स को, जो जितने सारे वीड्स होते हैं उसे मारने के लिए अगर यूज़ किया जाए तो उसे हर्बिसाइड बोलते हैं। अगर रोडेंट्स जैसे कि माउस वगैरह हो गए, उनको मारने के लिए यूज़ किया जाता है तो रोडेंटिसाइड कहा जाता है। और अगर कोई फंजी हो गया, मोल्ड हो गया, मिल्ड्यू हो गया, इसको मारने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसे फंजीसाइड बोलते हैं। ठीक है, पेस्टिसाइड्स आर अप्लाइड टू क्रॉप्स, ये इसको क्रॉप पे यूज़ किया जाता है, गार्डन्स में, लॉन्स में, और इवन हम हमारे घर में जो भी पेस्ट होते हैं, जैसे कि कॉकरोचेस हो गया, मस्कीटोज हो गया, वो सब तो पेस्टिसाइड ही है ना, तो इन सब को मारने के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन पब्लिक पार्क में यूज़ किया जाता है, अदर रिक्रिएशनल एरियाज, इंसेक्ट जहाँ पे वीड्स, जैसे कि देखिए बिल्डिंग वगैरह बनाने से पहले इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड यूज होता है, और जो उसे क्या बोलते हैं, टर्माइट टर्माइट डैमेज ना हो इसके लिए भी पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ किया जाता है। तो वेरियस ब्रॉड स्पेक्ट्रम मतलब ब्रॉड यूज़ के लिए बहुत सारे मैक्सिमम यूजेस के लिए पेस्टिसाइड यूज होते हैं। पेस्टिसाइड कैन बी हार्मफुल टू ह्यूमन हेल्थ, ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल होते हैं, एंड एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत हेल्पफुल होते हैं। जब हम इसके इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे तब कैसे ये हार्मफुल होते हैं इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। सो अगर वो ठीक से यूज़ ना हो तो ही ह्यूमन हेल्थ एंड एनवायरनमेंट के लिए। अब हम देखेंगे हिस्ट्री, पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की हिस्ट्री क्या है। पेस्टिसाइड्स आर नॉट रिसेंट इन्वेंशंस, ये अभी अभी इन्वेंट नहीं हुआ है मॉडर्न इरा में, 21st सेंचुरी हो गया, फिर 19th सेंचुरी 18th सेंचुरी में इन्वेंशन नहीं हुआ है। इसका इन्वेंशन बहुत ही एंशियंट हिस्ट्री से, एंशियंट सिविलाइजेशन से जुड़ा है। एंड दे यूज्ड पेस्टिसाइड टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप और इंसेक्ट एंड पेस्ट, वो सब अपने अपने क्रॉप को डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेक्ट एंड पेस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा यूज़ करते थे। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए, एंशियंट सुमेरियंस, उन्होंने एलिमेंटल सल्फर यूज़ कर रहे थे टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम इंसेक्ट। ठीक है, फिर ऋग्वेदा में जो कि 4000 ईयर्स ओल्ड है, रेफर्स टू द यूज ऑफ पॉइजनस प्लांट टू कंट्रोल पेस्ट। कितने सारे पॉइजनस प्लांट ऐसे हैं जिसको पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जा रहा था, तो इसके बारे में मेंशन है। मिडिवल फार्मर्स जो थे, मिडिवल पीरियड में, मिडिवल हिस्ट्री में हम पढ़ा रहे हैं। मेरी हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे, मिडिवल हिस्ट्री के लगभग 8-9 वीडियो मैंने पढ़ा चुकी हूँ अभी तक, आगे भी कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो आप जाकर वहाँ पे देख सकते हो।
तो मिडेवल फार्मर्स में एक्सपेरिमेंटेड विथ केमिकल्स यूजिंग आर्सेनिक लीड ऑन कॉमन क्रॉप्स। तो उन्होंने मिडेवल फार्मर्स, जो मिडेवल टाइम पीरियड था हमारा, तो उस वक्त बहुत सारे फार्मर्स ऐसे थे जो सब कुछ डेवलप हो रहा था उस टाइम पे। तो उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स की धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट की, जैसे कि आर्सेनिक, लेड, तो कॉमन क्रॉप के ऊपर ये सब चीज़ों का यूज़ कर रहे थे पेस्टिसाइड के हिसाब से। फिर चाइनीज़ जो थे उन्होंने आर्सेनिक, मर्क्यूरी कंपाउंड ये सब यूज़ कर रहे थे लाइस को, बॉडी लाइस को कंट्रोल करने के लिए और अदर पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। ग्रीक एंड रोमांस में ऑयल, आस मतलब जो जलने के बाद जो होता है राग वगैरह, वो सल्फर एंड अदर मटेरियल्स उन्होंने यूज़ कर रहे थे टू प्रोटेक्ट देमसेल्व्स, देयर लाइफ स्टॉक एंड देयर क्रॉप्स फ्रॉम वेरियस पेस्ट। बहुत सारे डिफरेंट पेस्ट से कैसे उनको क्रॉप को बचाया जाए, उनकी लाइफ स्टॉक जो है कैटल वगैरह, सीप वगैरह, उनको सब कैसे बचाया जाए, वो सब के बारे में वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो यूज़ कर रहे थे वो सब। मीनवाइल इन द 19th सेंचुरी में क्या हुआ, रिसर्चर्स ने फोकस्ड किया कुछ ऐसे नेचुरल टेक्निक्स के बारे में जो कि इन्वॉल्विंग कंपाउंड्स मेड विद द रूट्स ऑफ ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स एंड क्रिसेंथेमम। 19th सेंचुरी में रिसर्चर्स ने कुछ फोकस्ड किया नेचुरल टेक्निक के ऊपर कि कौन सी ऐसी नेचुरल टेक्निक हो सकती है जो इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड के हिसाब से काम करेगा। तो उनको कुछ लगा ट्रॉपिकल कुछ वेजिटेबल से एंड क्रिसेंथेमम, जो फ्लावर है क्रिसेंथेमम फैमिली से, उन सभी फैमिली के पौधों से उन्होंने उनके रूट से कुछ मेडिसिन वगैरह या फिर कुछ केमिकल वगैरह जानने की कोशिश की जो काम कर सकता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के हिसाब से। 1939 में डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है डीडीटी, ये डिस्कवर किया गया, which has become extremely effective and rapidly used in the insecticide in the world। हमारे जो इंसेक्टिसाइड वर्ल्ड में डीडीटी का यूज पहली बार हुआ 1939 में डिस्कवर किया गया और जो कि बहुत ही एक्सट्रीमली इफेक्टिव था। हाउएवर 20 ईयर्स लेटर और पता चला कि डीडीटी जो है कुछ बायोलॉजिकल इफेक्ट होता है उस पर, ह्यूमन एनवायरनमेंट पे, ह्यूमन सेफ्टी के ऊपर बहुत बैड इम्पैक्ट पकाता है, डालता है। इसी वजह से डीडीटी को बैन कर दिया गया ऑलमोस्ट इन 86 कंट्रीज। ठीक है, ये है इसका हिस्ट्री। तो अगर हम डेफिनेशन के बारे में बात करें कि प्रॉपर डेफिनेशन क्या है अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन पेस्टिसाइड की, इंसेक्टिसाइड की, तो ये होता है एनी सब्सटेंस और मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, सिंगल सब्सटेंस या फिर एक से दो मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस हो सकता है, इंटेंडेड फॉर प्रिवेंटिंग, जिसको इंटेंशन जिसका ये होता है कि प्रिवेंट कर सके, दूर कर सके या फिर नष्ट कर सके, और कंट्रोलिंग या फिर कंट्रोल कर सके एनी पेस्ट, कोई भी पेस्ट, इंक्लूडिंग वेक्टर्स ऑफ ह्यूमन और एनिमल डिजीज। वो ह्यूमन की वेक्टर्स हो सकता है, वो जो पेस्ट होता है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हो सकता है, वो वेक्टर हो सकता है ह्यूमन की, या फिर ह्यूमन में डिजीज पैदा कर सकता है, या फिर एनिमल में डिजीज पैदा कर सकता है, या फिर अनवांटेड स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, या फिर कोई भी ऐसा पेस्ट जो कि प्लांट, जो जितने सारे प्लांट्स होते हैं उस प्लांट में एक अनवांटेड स्पेसीज हो। अगर हम कोई भी क्रॉप्स करते हैं, उस क्रॉप्स में अगर जो अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं जिसको मारने के लिए हम पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, वो वीड जिसको बोला जाता है, अनवांटेड स्पेसीज हो गया प्लांट का, या फिर एनिमल का अनवांटेड एनिमल्स हो गया, मतलब कीड़े वगैरह हो गया, एनिमल्स, उनको भी एनिमल्स माना जाता है। कॉजिंग हार्म ड्यूरिंग और अदरवाइज इंटरफेयरिंग, मतलब प्रोडक्शन के दौरान अगर कोई हार्म कर रहा है, या फिर प्रोडक्शन में कोई इंटरफेरेंस कर रहा है, प्रोसेसिंग में इंटरफेरेंस कर रहा है, स्टोरेज के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, मार्केटिंग ऑफ फूड के लिए, एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ के लिए, जितने सारे वुड हो गए और वुड प्रोडक्ट्स हो गए, उनके उस सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और एनिमल फीड स्टॉक जितने सारे हैं उन सभी चीज़ों में हार्म पैदा करने के लिए, और सब्सटेंसेस, और कुछ भी ऐसा सब्सटेंस जो कि एनिमल को एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए बनाया गया हो, इन सभी को, अगर इन सभी में कुछ भी डिजीज़ पैदा कर रहा है, इंटरफियर पैदा कर रहा है, तो उस इंसेक्ट को मारने के लिए
इंसेक्ट हो गया, अराक्निड हो गया या फिर कोई भी अदर पेस्ट उन एनिमल के बॉडी में अगर प्रेजेंट होते हैं, उन सभी को मारने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए हम जिस सब्सटेंस को यूज़ करते हैं या फिर मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस को यूज़ करते हैं, उसको कहा जाता है पेस्टिसाइड। हो गया? तो ये एक बहुत बड़ा डेफिनेशन है। आप इसको अगर याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते हैं तो इसको फ्रैगमेंट करके आप कुछ ना कुछ फ्रैगमेंटेड फॉर्म में आप उसको लिख सकते हैं अपने भाषा में, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड, किस तरह से क्लासिफिकेशन होती है। देखिए, हम इसको डिफरेंट तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। जैसे कि पहले हम लेते हैं टारगेट ग्रुप को मारने के लिए, मतलब जो भी हम टारगेटेड स्पेसिस मानते हैं, अगर प्लांट में जैसे हो गया हमारे खरीफ क्रॉप हो गया, पैडी, व्हीट, उसमें जितने सारे वीड क्रॉप हैं, अगर उनको हम मारने के लिए कुछ यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, तो उसको हम बोलेंगे कि टारगेट ग्रुप, ठीक है। कोई स्पेसिफिक एक वीड ग्रुप को मारने के लिए, स्पेसिफिक एक पेस्ट को मारने के लिए अगर हम जिसको यूज़ करते हैं पेस्टिसाइड, उसको उसके बेसिस पे हम इसको डिवाइड करते हैं डिफरेंट तरह से। जैसे कि इंसेक्टिसाइड हो गया, इंसेक्ट को मारने के लिए यूज़ होता है, डीडीटी, बीएचसी, ये सब। हर्बिसाइड मतलब वीड्स को मारने के लिए यूज़ होता है, जैसे कि बोरैक्स, नाइट्रोफेन, ये सब। रोडेंटिसाइड मतलब रोडेंट्स, रियाट्स को मारने के लिए, माइस को मारने के लिए जो यूज़ होता है, जैसे कि वारफ्रीन, जिंक फॉस्फाइड एक्सेट्रा। बैक्टीरिसाइड क्या हो सकता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए। डाइक्लोरोफेन हम पर्टिकुलरली यूज़ करते हैं ह्यूमन में। ऑक्सोलिनिक एसिड, ये सब यूज होता है। फंजीसाइड फंजी को मारने के लिए यूज होता है, बॉर्डेस मिक्सचर। लार्विसाइड लार्वा को मारने के लिए यूज होता है। और मॉल्यूसाइड जितने सारे मॉल्यूसेस है, स्नेल्स है, उनको मारने के लिए यूज होता है। स्लग्स जैसे कि सोडियम क्लोरिड फिनेट, ये सब चीज़ें हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ पेस्टिसाइड बेस्ड ऑन टारगेट ग्रुप टू पेस्ट द टाइप्स ऑफ पेस्ट दे किल। टारगेट ग्रुप मतलब जो भी पेस्ट के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। अगर हम बायोडिग्रेडेबल के ऊपर बेस करते हैं, कोई ऐसा पेस्टिसाइड बनाते हैं, नेचुरल पेस्टिसाइड जो कि बायोडिग्रेडेबल है, और कितने सारे ऐसे पेस्टिसाइड होते हैं जिसको सिंथेटिक तरीका से बनाया जाता है और जो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, तो उसको बेस करके कि दो तरह के होते हैं। फर्स्ट हो गया बायोडिग्रेडेबल काइंड इज दोज हु कैन बी ब्रोकन डाउन बाय माइक्रोब्स एंड अदर लिविंग बींग्स इनटू हार्मलेस कंपाउंड, जिसको हम अगर काफ़ी दिनों तक बाहर फेंक देते हैं या फिर रख देते हैं, क्या होता है, ये ब्रोकन डाउन होके वो सब्सटेंस ब्रेक करके माइक्रोब्स के द्वारा कुछ हार्मलेस कंपाउंड से डिवाइड हो जाते हैं और फिर से मिल जाते हैं सॉइल में या फिर एनवायरनमेंट में। लेकिन परसिस्टेंट जो होते हैं, जो ब्रेकडाउन नहीं होते और बहुत सारे मंथ्स, ईयर्स लगते हैं, लगभग 5 साल, 10 साल, 25 साल, या फिर बिल्कुल भी वो डिग्रेड नहीं होते। जैसे कि हम मान के चले प्लास्टिक को अगर हम फेंक देते हैं बाहर तो बहुत साल लग जाते हैं, या फिर वो बिल्कुल डिग्रेड भी नहीं होते, तो इसी वजह से उसको नॉन बायोडिग्रेडेबल के कैटेगरी में रखा गया है। पेस्टिसाइड को भी उसी तरह से डिवाइड किया गया है। फिर केमिकल और सिंथेटिक पेस्टिसाइड होते हैं, ये भी डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनोफॉस्फेट। मोस्ट इंसेक्टिसाइड्स आर ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, ठीक है। इंसेक्टिसाइड जितने इंसेक्ट को मारने के लिए यूज होता है, जैसे कि मस्क्यूटो रिपेलेंट हो गया, कॉकरोच को मारने के लिए, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, आंट्स को मारने के लिए, वो सब ऑर्गेनोफॉस्फेट होते हैं। कार्बामेट सिमिलर टू ऑर्गेनोफॉस्फोरस पेस्टिसाइड्स, ये कार्बामेट भी यूज़ किया जाता है। ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड दे आर कॉमनली यूज्ड अर्लियर, ये पहले बहुत यूज़ किया जाता था, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज़ ने उसको रिमूव कर दिया, ऑर्गेनोक्लोरिन इंसेक्टिसाइड, ड्यू टू देयर हेल्थ एंड एनवायरमेंटल इफेक्ट्स। ये शायद ये बहुत परसिस्टेंट है, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं थे और हार्म करते हैं बहुत हेल्थ को और एनवायरनमेंट को, इसी वजह से इनको बहुत सारे कंट्री ने बैन कर दिया। जैसे कि डीडीटी हो गया, क्लोरडेन हो गया, टॉक्साफिन हो गया, दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल इन नेचर। देन पायरीथ्रेट, ये भी एक सिंथेटिक वर्जन ऑफ पायरीथ्रिन है, जो कि नेचुरली अकरिंग पेस्टिसाइड फाउंड इन क्रिसैंथेमम फ्लावर। जो क्रिसैंथेमम फ्लावर होता है उसमें पाया जाता है। दे वर डेवलप्ड इन सच ए वे एज टू मैक्सिमाइज द स्टेबिलिटी इन द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज काम कर सकता है, इसको ऊपर देख के इसको
पायरीथ्रॉयड पेस्टिसाइड को डेवलप किया गया है। सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, सल्फोनिलोरिया हर्बिसाइड्स, ये हर्बिसाइड वीड कंट्रोल के लिए यूज़ किया जाता है। देन बायोपेस्टिसाइड सर्टेन टाइप ऑफ पेस्टिसाइड्स फ्रॉम सच नेचुरल मटेरियल सच एज, ये क्या होता है बायोपेस्टिसाइड, सच काइंड ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, बैक्टीरिया और कुछ नेचुरल मिनरल से इसको बनाया जाता है नेचुरल तरीके से, और ये बायोडिग्रेडेबल होता है और इसका इतना ज़्यादा बैड इम्पैक्ट नहीं होता हेल्थ पर और एनवायरनमेंट पर। फिर ऑन द मोड ऑफ एक्शन के ऊपर हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं। मोड ऑफ एक्शन मतलब हम इसको किस तरह से अप्लाई करते हैं, डायरेक्ट अप्लाई करते हैं कि या फिर फुमीगेट के हिसाब से यूज़ करते हैं या फिर किसके साथ मिला के इसके अप्लाई करते हैं। तो इसकी मोड ऑफ एक्शन को लेकर इसको 4 तरह से डिवाइड किया गया है। जैसे कि डायरेक्ट एप्लीकेशन आप देख सकते हैं, दीज इंसेक्टिसाइड्स आर डस्टेड और स्प्रेड एंड एलिमिनेट इंसेक्ट्स व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट। ये क्या होता है, डायरेक्ट डस्ट किया जाता है प्लांट के ऊपर या फिर स्प्रे किया जाता है, ये डायरेक्ट एप्लीकेशन हो गया। कंट्रोल एज प्लांट फूड, दीज इंसेक्टिसाइड आर कंज्यूम्ड बाय द प्लांट एंड एलिमिनेट इंसेक्ट व्हेन दे ईट द अफेक्टेड प्लांट्स। मतलब शायद इसको सॉइल में मिलाया जाता है कंट्रोल प्लांट फूड में, और उसके बाद जितने सारे न्यूट्रिशन होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, उसमें मिला कर दिया जाता है ताकि प्लांट इंटेक करे अंदर और इसको इंसेक्ट्स खा के इसको मर जाए। ठीक है, ये एक तरीका हो सकता है। प्लस फूमिगेंट मतलब टॉक्सिक फ्यूम्स बना के इसको प्लांट में दिया जाता है ताकि जब इंसेक्ट इसको इनहेल करे वो ख़त्म हो जाए। फिर सिलेक्टिव हर्बिसाइड, दीज हर्बिसाइड्स डिस्ट्रॉय स्मॉल सीड्स एंड वीड्स बट नॉट द प्लांट। फॉर एग्जाम्पल गेसाग्राड एक हर्बिसाइड है, जैसे कि हम इसको वीड में दे सकते हैं, सीड्स में दे सकते हैं और ये डिस्ट्रॉय कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मुलेशन को लेकर, फॉर्मुलेशन मतलब आप इसको इसके इंग्रेडिएंट्स को लेकर, मतलब ये पाउडर फॉर्म है या फिर ग्रैनुलर फॉर्म है, किस तरह से फॉर्म में ये बिकता है, तो इसको लेकर भी कैटेगराइज किया गया है। जैसे कि डस्ट फॉर्म्स ऑफ पेस्टिसाइड इज प्रिपेयर्ड एज ड्राई स्मॉल पार्टिकल्स, जैसे कि पाउडर फॉर्म में ये डस्ट फॉर्म में होता है, ग्रैनुलर फॉर्म में भी होता है, लार्ज पार्टिकल भी, स्मॉल पार्टिकल्स भी, इस तरह की ग्रैनुलर पार्टिकल्स होते हैं। वेटेबल पाउडर ऑफ पेस्टिसाइड्स मतलब इसको मिलाया जाता है कुछ, prepared with finely distributed particles with other substances that help the powder to be mixed with water to make a stable solution। मतलब इस तरह की कुछ पाउडर फॉर्म में होता है जिसको आप अदर सब्सटेंसेस में मिला के आप आराम से स्प्रे कर सकते हो और ये घुल जाता है बहुत अच्छी तरीके से, इस तरह से बनाया जाता है। ड्राई बेट पेस्टिसाइड्स मिक्सड विथ पेस्ट फूड टू फॉर्म ड्राई पेलेट्स दैट विल बी इटन बाय पेस्ट। मतलब पेस्ट जिस तरह की खाना खाता है उस तरह की खाना से इसको मिलाया जाता है। जैसे कि आपको पता है हम चूहे मारने के लिए कुछ बिस्कुट्स वगैरह यूज़ करते हैं या फिर कुछ मेडिसिन को, अब बनाना हो गया या फिर चूहे जिस तरह की खाना खाते हैं आटे को गूंद कर उसमें देकर रख देते हैं, उस तरह की पेस्ट के खाने में डालकर दिया जाता है जहर की तरह। फिर एमल्सिफाइबल कंसेंट्रेट विच इज यूज टू डिजॉल्व ए पेस्टिसाइड इन एन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट टू मेक एन एमल्सिफायर। इसको ऑयल में डिजॉल्व किया जाता है या फिर पानी में डिजॉल्व किया जाता है, फिर इसको यूज़ किया जाता है। फेरोमोन्स हो गया, फेरोमोन्स एक एक्टिव केमिकल्स है जिसको जो इंसेक्ट की मेटिंग बिहेवियर में ये इंटरफियर करता है। मतलब आप अगर क्रॉप जो बनाया है वहाँ पे एक फेरोमोन ट्रैप अगर लगा देते हो और इसमें फीमेल की एक लियोर आता है लगा देते हो, जो जितने सारे क्रॉप की जितने सारे मेल हार्मोन्स वाला पेस्ट होते हैं वो आकर मत होते हैं, वो आकर यहाँ पे चिपक जाते हैं तो ये निकल नहीं पाते। तो इसी तरह से इसको कंट्रोल किया जाता है। ये बायोलॉजिकली तरीके से होता है, मतलब इसमें ज़्यादा केमिकली कुछ हार्मफुल नहीं होता ये। देन वुड प्रिजर्वेटिव्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग वुड मोर रेजिस्टेंट टू फंगस एंड इंसेक्ट। ठीक है, कुछ प्रिजर्वेटिव वगैरह भी होता है पेस्टिसाइड के हिसाब से वुड को रेजिस्टेंट बनाने के लिए। तो अब हम देखेंगे पेस्टिसाइड किस तरह से काम करती है पर्टिकुलरली। पेस्टिसाइड वर्क इन द फॉलोइंग वेज, जैसे कि बाय ब्लॉकिंग द सेलुलर प्रोसेस ऑफ द टारगेट ऑर्गेनिज्म इन ए प्योरली मैकेनिकल वे। मतलब जो
टारगेट ऑर्गेनिज्म होती है उसकी सेलुलर प्रोसेस को ब्लॉक कर देता है। सेलुलर प्रोसेस नॉर्मल जिस तरह से होती है जैसे कि उनका खाना पीना मेटाबॉलिज्म उसको ब्लॉक अगर कर देता है तो वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो ये किस तरह से काम करता है, आप ऑयल स्प्रे कर दो या फिर पेट्रोलियम ऑयल्स डाल दो, इस तरह से ये भी उनको काफ़ी हद तक क्षति पहुंचाता है। फिर बाय डिस्ट्रॉइंग और अल्टरिंग द पेस्ट मेटाबॉलिज्म, ये इसको मेटाबॉलिज्म में भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मेटाबॉलिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। एग्जाम्पल जैसे कि रोटेनॉन और साइनाइड, ये दोनों क्या करता है, जब हम अप्लाई करते हैं इस दोनों को, ये रेस्पिरेटरी फंक्शन को, पेस्ट की जो रेस्पिरेटरी फंक्शन है उसको ख़त्म कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, जिसकी वजह से पेस्टिसाइड की जान जा जाती है, पेस्ट की जान चली जाती है। फिर बाय डिस्टर्बिंग एंजाइमेटिक प्रोसेस एंड डीनेचर प्रोटीन्स, प्रोटीन को अगर डीनेचर कर दिया जाए, एंजाइम प्रोसेस को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो ही पेस्ट की प्रॉब्लम होती है, जैसे कि इनऑर्गेनिक कपर कंपाउंड्स, ये सब इसमें यूज होता है। बाय स्टिमुलेटिंग और इंटरफेयरिंग विथ हार्मोन्स, हार्मोन बहुत सारे पेस्टिसाइड होते हैं उसकी हार्मोन में इंटरफेयर करते हैं स्टिमुलेट करने में, और फेनॉक्सी हर्बिसाइड जैसे हो गया। बाय डिस्टर्बिंग फोटोसिंथेसिस एंड प्रिवेंटिंग द वीट प्लांट फ्रॉम प्रोड्यूसिंग द स्टोरिंग एनर्जी। ट्राइएजेन मतलब जितने सारे वीट प्लांट होते हैं उसमें कैसे काम करता है, उनकी फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब कर देता है, और प्लांट की तो मेजर पार्ट है फोटोसिंथेसिस ना, विदाउट फोटोसिंथेसिस कोई भी प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो अगर फोटोसिंथेसिस को डिस्टर्ब कर दिया जाए तो वीट प्लांट के खत्म हो जाएंगे, और प्रिवेंट कर दिया जाए तो किस तरह से, कितने सारे, 1 2 3 4 5 तरीके से कि आपको अगर सेलुलर प्रोसेस ब्लॉकेज कर सकते हैं अगर उस तरह से, या फिर उनकी मेटाबॉलिज्म डिस्ट्रॉय करके, या फिर उनकी एंजाइमेटिक प्रोसेस, या फिर प्रोटीन को डीनेचर करके, या फिर उनकी हार्मोन्स को हार्मोन की सिक्रेशन में इंटरफेयर करके, या फिर जितने सारे वीट प्लांट्स होते हैं उनकी फोटोसिंथेसिस को प्रिवेंट करके या फिर डिस्टर्ब करके हम ये सारे काम करते हैं। एबे हमें देखिए हाउ इज पेस्टिसाइड यूसेज रेगुलेटेड इन इंडिया। पेस्टिसाइड यूसेज इंडिया में कैसे रेगुलेट होता है इसके बारे में हम देखेंगे। द इंसेक्टिसाइड एक्ट ऑफ 1968 कवर्स द रजिस्ट्रेशन, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ पेस्टिसाइड्स इन इंडिया। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 में एक बना था जो कि रजिस्ट्रेशन करता है इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड को, मैन्युफैक्चर भी करता है और सेल ऑफ पेस्टिसाइड ऑफ इंडिया को रेगुलेट करता है। मतलब मैन्युफैक्चर नहीं करता, ये मैन्युफैक्चर, रजिस्ट्रेशन एंड पेस्टिसाइड की सेल को ये रेगुलेट करता है। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968। इन ऑर्डर टू इंट्रोड्यूस ए न्यू पेस्टिसाइड इनटू द मार्केट, द फार्म्स हैव टू मेक एप्लीकेशन एट द स्टेट एंड सेंट्रल लेवल। न्यू पेस्टिसाइड्स आर अप्रूव्ड बाय सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड। तो ये ऐसे कह रहा है कि अगर किसी न्यू पेस्टिसाइड को मार्केट में आना है, इंट्रोड्यूस करना है, तो इसका मतलब क्या होगा, तो इसको एक एप्लीकेशन देना पड़ेगा बोथ स्टेट लेवल में भी और सेंट्रल लेवल में भी, ठीक है, और इसको अप्रूव करेंगे सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड, ठीक है। To add the new insecticide molecule to the schedule of Insecticide Act, the manufacturer is to submit a dossier of information to the board। मतलब अगर कुछ शेड्यूल में, इंसेक्टिसाइड एक्ट की शेड्यूल में अगर कोई न्यू इंसेक्टिसाइड को इंट्रोड्यूस किया जाता है, ऐसा कोई न्यू इंसेक्टिसाइड या फिर पेस्टिसाइड हो जो डिस्कवर हुआ या फिर जिसको रिसर्च करके निकाला गया और इसको इंट्रोड्यूस करना है हमारे शेड्यूल में, तो इसको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देना होता है, जैसे कि इसका केमिस्ट्री का फॉर्मुलेशन क्या है, किस तरह की फॉर्मुलेशन से ये होता है, इसकी टॉक्सिकोलॉजी रिपोर्ट देता है विथ डिटेल्स ऑन इट्स इम्पैक्ट ऑन एनिमल्स एंड प्लांट्स। इसकी जो टॉक्सिक केमिकल्स, ये जो भी इंट्रोड्यूस होगा, अगर वो मतलब केमिकली सिंथेसाइज्ड किया गया है, बायोडिग्रेडेबल नहीं है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल हो या फिर बायोडिग्रेडेबल हो, इसका एनिमल या फिर प्लांट के ऊपर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसका टॉक्सिक क्या इफ़ेक्ट होता है इसके ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर, इसको बताना पड़ता है, इसकी रिपोर्ट देना पड़ता है, और बायो एफिकेसी डाटा भी दिया जाता है। इसका मतलब क्या है, on how effective the molecule is on crops grown in various agroclimatic regions। अगर एक क्रॉप डिफरेंट, अगर हम राइस को डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में ग्रो करते हैं, आपको पता है हमारे इंडिया में 15 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स रहते हैं, ठीक है, और डिफरेंट एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स में
अगर हम पैडी क्रॉप ग्रो करते हैं तो डिफरेंट रीजन में डिफरेंट यील्ड देगा, डिफरेंट प्रोडक्शन देगा, डिफरेंट पेस्टिसाइड्स भी और डिफरेंट पेस्ट अटैक भी होगा। तो वहाँ पे किस तरह से ये पेस्टिसाइड हो या फिर इंसेक्टिसाइड किस तरह से काम करेगा, इसका भी एक रिपोर्ट उनको देना पड़ेगा। तो समझ में आ गया आपको क्या क्या करना होता है। देखिए ये सब चीज़ें ना शायद एग्जामिनर नहीं पूछ सकता या फिर कोई भी एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन आपको एक नॉलेज रहना चाहिए कि किस तरह से ये काम करता है पेस्टिसाइड, किस तरह से पेस्टिसाइड न्यू पेस्टिसाइड इंट्रोड्यूस होता है मार्केट में और इसको कौन रेगुलेट करता है। द सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरी कैन टेस्ट द पेस्टिसाइड सैंपल बिफोर रजिस्ट्रेशन। हमारी जो सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरी होता है इंडिया में, वहाँ पे जाकर पेस्टिसाइड सैंपल को रजिस्ट्रेशन से पहले टेस्ट किया जाता है और इसमें जो डिसीजन होता है वो फाइनल डिसीजन होता है इन केस ऑफ लीगल डिस्प्यूट्स ओवर ए पेस्टिसाइड क्वालिटी। अगर कुछ पेस्टिसाइड की क्वालिटी में कुछ डिस्प्यूट होता है आगे जाकर, तो इसका जो डिसीजन होता है इसको सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरी में टेस्ट किया जाता है और इस टेस्ट में जो भी डिसीजन निकल के आता है वो फाइनल होता है। ठीक है, इट इज़ स्क्रूटिनाइज्ड बाय एक्सपर्ट्स। डेफिनेटली एक सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरी में अगर इतने सारे काम होता है, इसके फाइनल डिसीजंस फाइनल होते हैं, तो डेफिनेटली इसमें तो बहुत सारे एक्सपर्ट्स बैठे होंगे ना, आर कंसिडर्ड बाय रजिस्ट्रेशन कमेटी। और ये जो एक्सपर्ट्स होते हैं इनको रजिस्ट्रेशन कमेटी द्वारा कंसिडर किया जाता है। इफ द कमेटी अप्रूव्स इट, द एफएसएसआई सेट्स ए मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट फॉर रेसिड्यूज। एफएसएसआई का मतलब फुल फॉर्म क्या है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये जो होता है ये फूड की जो इंग्रेडिएंट्स वगैरह फूड की ये सब चीज़ों को रेगुलेट करता है। मतलब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके कंपनी अपने फूड स्टॉक को निकाल सकते हैं, मतलब मार्केट को निकाल सकते हैं। तो एफएसएसआई में अगर यहाँ पे सेंट्रल इंसेक्टिसाइड लैबोरेटरी में इसको मान्यता मिल जाती है, अप्रूवल मिल जाती है, तो एफएसएसआई में जाकर इसमें एक मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट रेसिड्यू, मतलब ये इसका जो रेसिड्यू होता है वो कितना मैक्सिमल परमिसेबल होगा, ये एफएसएसआई डिसाइड करता है। फिर फॉलोड बाय दिस द बोर्ड एड्स द मॉलिक्यूल टू द शेड्यूल। उसके बाद जो बोर्ड होता है वो इस मॉलिक्यूल को हमारे जो शेड्यूल होता है इंसेक्टिसाइड शेड्यूल वहाँ पे डाल देते हैं। आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इनटू द एक्ट, द पेस्टिसाइड कंपनीज कैन अप्लाई फॉर मैन्युफैक्चरिंग द मॉलिक्यूल। ये सब चीज़ें होने के बाद, ये शेड्यूल्स होने के बाद, प्रोसीड्यूर होने के बाद पेस्टिसाइड कंपनी क्या करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस मॉलिक्यूल को अप्रूवल उनको मिल जाता है। अब हम देखेंगे पेस्टिसाइड की बेनिफिट्स क्या है। आप लोगों को पता चल गया होगा पेस्टिसाइड की क्या क्या बेनिफिट्स है, उसकी डेफिनेशन में भी उसकी बेनिफिट्स लिखा होता है। पेस्टिसाइड आर यूजफुल इन कंट्रोलिंग ऑर्गेनिजम्स दैट आर टॉक्सिक और हार्मफुल टू द एनवायरनमेंट। जो भी पेस्ट एनवायरनमेंट के लिए टॉक्सिक है, हार्मफुल है, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट में कौन कौन जाते हैं, सब कुछ एनिमल्स, प्लांट्स, जितने सारे हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म इन सबको हार्म पहुंचाता है तो इस इसको कंट्रोल करता है पेस्टिसाइड। हर्बिसाइड्स जितने सारे होते हैं वो वीड्स को कंट्रोल करते हैं, जैसे कि एल्गी हो गया, वीड्स हो गया, इसको कंट्रोल करते हैं। ग्रोसरी स्टोर में भी पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है ताकि जितने सारे ग्रेन्स वगैरह हो गया, सीरियल्स वगैरह हो गया, इसको ज़्यादा देर तक स्टोर किया जाए, फूड को स्टोरेज किया जाए, रैट्स से कंट्रोल किया जाए, इंसेक्ट से कंट्रोल किया जाए। ठीक है, हेंस गिव फूड प्रोडक्ट्स ए लॉन्ग एंड वायबल सेल्फ लाइफ। फूड प्रोडक्ट को ज़्यादा देर तक स्टोरेज करने के लिए, उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। और इसको मॉस्किटो किलिंग में भी यूज़ किया जाता है घर में, आपको पता है। लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ को स्प्रेड करने के लिए यूज़ किया जाता है। नाइल वायरस, येलो फीवर, मलेरिया, ये सब मॉस्किटो के द्वारा ही फैलता है ना, तो इन सभी चीज़ों को घटाने के लिए, बंद करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर ऑल्सो दे आर यूजफुल इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर टू प्रिवेंट और किल इंसेक्ट। एग्रीकल्चर में इंसेक्ट को किल करने के लिए या फिर प्रिवेंट करने के लिए, वीड को मारने के लिए, और ये सब चीज़ों के लिए यूज़ किया जाता है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं? फार्मर कैन एबल टू ग्रो मोर फूड ऑन सेम फील्ड। उसके बाद यील्ड भी ज़्यादा होगा इसको यूज़ करते हुए। ठीक है, हेल्प टू रिड्यूस वाटर बर्न डिजीज एंड ऑल्सो ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट। वाटर बर्न डिजीज जो होते हैं, पानी को साफ करने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैनल फेनल वगैरह में। दे ऑल्सो हेल्प टू प्रिवेंट हैवी पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस मतलब अगर
प्रोडक्शन हो चुका है और उसके बाद प्रोडक्शन से कंज्यूम करने तक का जो सफ़र होता है, तो उस सफ़र मतलब वो टाइम पीरियड में वो ग्रेन को क्या करना पड़ता है, फूड ग्रेन को क्या करना पड़ता है, फूड को क्या करना पड़ता है, वो जो पोस्ट हार्वेस्ट उसको कहा जाता है। मतलब प्रोडक्शन के बाद उस जितने सारे प्रोसेसिंग होते हैं, ड्राइंग हो गया या फिर पीलिंग हो गया, उसको वो डिफरेंट, जैसे कि हम अगर आलू का चिप्स बनाते हैं, आलू को हार्वेस्ट करके चिप्स तक लाने के लिए जो पीरियड होता है उसको पोस्ट हार्वेस्ट पीरियड कहते हैं। और वहाँ पे जो लॉसेस होते हैं इंसेक्ट के द्वारा, इसको दूर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंड प्रोटेक्ट द गुड टू ईट सेफली, और खाना ठीक से कंज्यूमर तक पहुँचे, इसको भी ध्यान रखते हुए पेस्टिसाइड को यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे पेस्टिसाइड की इफ़ेक्ट्स क्या है, क्या-क्या बैड इफ़ेक्ट्स इम्पैक्ट क्रिएट करता है ये पेस्टिसाइड। पहली तो पॉइंट हम ये देखेंगे एनवायरनमेंट पर ये इसका क्या असर होता है। केमिकल पेस्टिसाइड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूटिंग ओवर एनवायरनमेंट। जितने सारे केमिकल पेस्टिसाइड्स होते हैं, केमिकली सिंथेसाइज्ड होते हैं और लेबोरेटरी में रिसर्च करके उसको निकाला जाता है, डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस को मिलाकर वो सारा जितना होते हैं वो एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करते हैं और एयर को कंटामिनेट करते हैं, वाटर को भी कंटामिनेट करते हैं, सॉइल को भी कंटामिनेट करते हैं, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होते बहुत दिनों तक। कई बार ये होता है कि वो बिल्कुल डिग्रेड करते ही नहीं है। तो डिग्रेड अगर नहीं करेंगे तो ये वाटर में, एयर में और सॉइल में ज़्यादा देर तक रहेंगे तो डेफिनेटली किसी ना किसी को हानि ही पहुंच जाएंगे। इफ दे persist फॉर लॉन्ग टाइम दे इम्पैक्ट बैडली ऑन हेल्थ, जो मैं बता रही थी। पेस्टिसाइड गो ऑफ द फूड चेन बाय वर्किंग ऑन देयर वे थ्रू द एनवायरमेंट एंड इनटू द सॉइल or the water system, after which they are eaten by aquatic animals or plants and ultimately humans. This process is called biomagnification. बायोमैग्निफिकेशन क्या है? यहाँ पे एक रोल आता है बायोमैग्निफिकेशन की। मतलब बायोमैग्निफिकेशन की कंसेप्ट यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि फूड चेन की बात आया, और जब जब फूड चेन की बात आता है बायोमैग्निफिकेशन की बात आती है। और यहाँ पे ये चीज़ होता है कि जब देखिए, अगर एक पेस्टिसाइड हमने यूज़ किया, सॉइल में डाला, सॉइल में ज़्यादा देर तक वो प्लांट प्रोडक्शन होने के बाद भी वो सॉइल में ज़्यादा देर तक पड़ा रहता है। जब पड़ा रहेगा तो उसके बाद क्या होगा, उस सॉइल तो कंटामिनेट हुआ, वो जो क्रॉप में जो पेस्टिसाइड गया अंदर फ्रूट के दौरान, हम उसको ह्यूमन उसको खाए, तो ह्यूमन कंज्यूम करने के बाद क्या हुआ, तो डेफिनेटली ह्यूमन की हेल्थ ख़राब हुई। अगर ये होगा कि अ, हमने इरिगेट किया, ठीक है, इरिगेट कैनल के द्वारा इरिगेट हो रहा है और इरिगेशन के द्वारा दौरान हम वहाँ पे पेस्टिसाइड या फिर फर्टिलाइज़र मिला देते हैं, तो क्या होगा, पानी कंटामिनेट हो गया। पानी में जितने सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, फिश वगैरह हो गया, प्रॉन, क्रैब, जितने सारे एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं, वो अगर पानी को इनटेक करते हैं तो उनके माध्यम में भी पेस्टिसाइड वहाँ पे जाता है। और अगर ह्यूमन उसको कंजप्शन करता है तो इनडायरेक्टली ह्यूमन के बॉडी में भी वो सब जाता है। तो इसी तरह के मैग्निफिकेशन के अ, होता है बायोमैग्निफिकेशन। इसी तरह से एक फूड चेन से दूसरा फूड चेन तक कैरी फॉरवर्ड होता है पेस्टिसाइड। दे आर नॉट टारगेट स्पेसिफिक, हेंस ऑल्सो किल्स नॉन पेस्ट इंसेक्ट्स। बहुत सारे ऐसे पेस्ट होते हैं जो टारगेट स्पेसिफिक नहीं होते, जैसे कि ग्लाइफोसेट हो गया। ग्लाइफोसेट के बारे में भी एक ट्रेजेडी हुआ था कि इसके इसीलिए बैन कर दिया गया क्योंकि इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन के हेल्थ के ऊपर, एनवायरनमेंट के ऊपर। तो ये जो इफ़ेक्ट होता है, ये बहुत ही बैडली इम्पैक्ट करता है सबको। इसी वजह से ये टारगेट स्पेसिफिक नहीं होता। अब जिस भी क्रॉप पे इसको डाल देते हो वो एकदम क्रॉप ही ख़त्म कर देता है। तो इसी वजह से ना ये बहुत ही हानिकारक होता है। फिर इफेक्ट्स ऑन क्रॉप एंड सॉइल, ये हो गया एनवायरमेंटल इफेक्ट। क्रॉप एंड सॉइल के ऊपर क्या इम्पैक्ट उसका पड़ता है। पेस्टिसाइड डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड देन क्वालिटी ऑफ फूड एंड यील्ड। अगर आप एक ही फील्ड में बार बार पेस्टिसाइड यूज़ करते रहोगे, उसको ऑर्गेनिक तरीके से नहीं बनाओगे, सिर्फ पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंड करोगे, फर्टिलाइजर्स के ऊपर डिपेंड करोगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस फील्ड की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी, उस सॉइल की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी वो ख़त्म हो जाएगा। तो ख़त्म होगा मतलब आपको
हमेशा से पेस्टिसाइड की ज़रूरत होगी और पेस्टिसाइड तबीयत के लिए कितना हानिकारक है और उस फूड को हम कंज्यूम करेंगे तो हमारी तबीयत कितना ख़राब होगा, फूड की यील्ड भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी, फूड नेचुरल तरीके से ग्रो नहीं कर पाएगी, तो डिफरेंट तरीके के प्रॉब्लम्स होते हैं। केमिकल पेस्टिसाइड डिप्लीट द न्यूट्रिशनल वैल्यू और ये हमारे जो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसको ख़त्म कर देता है, उसको कंटामिनेट कर देता है। ठीक है, फूड की जो नेचुरल जो भी इंग्रेडिएंट है उसके साथ मैनिपुलेट करके ये बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट कराता है। ठीक है, हेल्थ इफेक्ट देखेंगे, ये तो एनवायरमेंट इफेक्ट में भी इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ पे बैड इम्पैक्ट डाल रहा है। क्रॉप और सॉइल्स को भी डायरेक्ट जब वो इम्पैक्ट कर रहा है तो इनडायरेक्टली ह्यूमन हेल्थ पर ही आ रहा है वो। एक्सपोजर टू, और अगर डायरेक्ट की बात करें, डायरेक्ट कैसे इम्पैक्ट डालता है तो एक्सपोजर टू वेरियस पेस्टिसाइड्स कैन कॉज शॉर्ट टर्म हेल्थ प्रॉब्लम्स एज वेल एज लॉन्ग टर्म डिजीजेस। अगर आप पेस्टिसाइड को लॉन्ग टर्म तक आप मतलब एक्सपोजर होके रहोगे तो ये शॉर्ट टर्म या फिर लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शॉर्ट टर्म मतलब रैशेस हो सकते हैं, नोजिया हो सकते हैं, डायरिया, डाइजिनेस, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, आई इरिटेशन, ये सब हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर हम मान के चले तो बर्थ डिफेक्ट क्रिएट कर सकता है, कैंसर तक भी ये क्रिएट कर सकता है और न्यूरोलॉजिकल हार्म भी कर सकता है। अब फोर्थ पॉइंट ये हो गया कि हार्मफुल इफेक्ट एग्रीकल्चर के ऊपर क्या पड़ता है इसका। हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि आपको अगर एक पेस्टिसाइड को लगातार एक डिकेड या फिर लगभग 5-6 साल के लिए एक ही पेस्टिसाइड आप यूज़ कर रहे हैं तो क्या होगा, एक वक्त ऐसा आएगा जब उसमें जो अगर एक पेस्टिसाइड को आप एक पेस्ट की को मारने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो कुछ दिनों के बाद ना वो पेस्ट उस पेस्टिसाइड का को रेजिस्टेंट हो जाएगा। मतलब उस पेस्टिसाइड पर अगर आप डालोगे तो उस पेस्ट को कोई हार्म नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा जैसे वो पेस्ट के अंदर इवोल्यूशन मतलब म्यूटेशन हो जाएगा और उस पेस्टिसाइड को रेजिस्टेंट करने की ताकत उसमें डेवलप हो जाएगी। उसी वजह से जैसे कि आजकल हमारा कोरोना डिजीज हुआ कि एक वक्त पर हमारी कोई भी मेडिसिन यहाँ पे काम नहीं किया। क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते ना हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम ख़राब कर चुके हैं। हमारी बॉडी ना एंटीबायोटिक को रेजिस्टेंट हो गई है। इसी वजह से हम जो भी दवाइयाँ देते हैं वो ठीक से काम नहीं करती। ये ऐसा कुछ होता है कि अगर आप एक ही चीज़ को बार-बार करेंगे ना, यूज़ करेंगे तो एक वक्त पर ना उस चीज़ों को आदत सी हो जाएगी। ठीक है? अगर आप किसी को पेन देते हो, हर्ट करते हो, एक वक्त ऐसा आएगा पेन देते-देते एक वक्त ऐसा आएगा आप कुछ भी पेन उसको दो ना, उसको वो सह लेगा या फिर आपसे दूर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो रेजिस्टेंट हो गया उस पेन से और उस पेन से अडॉप्ट कर लिया उसको। तो इसी वजह से इस तरह की कंडीशंस क्रिएट होती है। तो एग्रीकल्चर में भी ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो जिसकी वजह से हर एक 1-2 साल में एक नई पेस्टिसाइड पेस्ट दिखने को मिलता है क्रॉप में और इसको हटाने के लिए एक नई पेस्टिसाइड को डेवलप करना पड़ता है। इसी वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है और ये सब सुपर पेस्ट सब क्रिएट हो गए हैं, सुपर बग्स क्रिएट हो गए हैं एग्रीकल्चर में, जिसको मारने के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल की, स्ट्रॉन्ग पॉइजन की ज़रूरत हो रही है। फिर फिफ्थ पॉइंट ऐसे कह रहे हैं कि रेगुलेटरी इश्यूज़ होते हैं। देखिए हमारे जितने सारे एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है। स्टेट सब्जेक्ट मतलब क्या? हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हमारे जो शेड्यूल है उसमें आपको पता है एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, एक सेंट्रल सब्जेक्ट होता है और एक कंकरेंट लिस्ट है जहाँ पे कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल घुल मिलकर डिसीजन लेते हैं। इसको जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे बहुत अच्छी तरीके से इसको मैं समझाऊंगी, लेकिन आज आपको इतना ही ध्यान रखना है, जो पॉलिटी नहीं पढ़ते सिर्फ एग्रीकल्चर पढ़ते हैं तो कुछ सब्जेक्ट हमारे कंट्री में कुछ सब्जेक्ट है जैसे कि एजुकेशन हो गया या फिर हेल्थ सब्जेक्ट हो गया, ये सब ना स्टेट सब्जेक्ट में आता है, क्योंकि इसमें आप कोई भी रूल्स रेगुलेशंस बनाओ या फिर कोई भी चेंजेस करो स्टेट उसको कर सकता है। सेंट्रल उस तरह की कुछ चीज़ें हैं जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें हो गया। नहीं, फॉरेस्ट कंजर्वेशन शायद कंकरेंट लिस्ट में है, मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा है। तो ऐसे ही एग्रीकल्चर एक स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब एग्रीकल्चर में जो भी चीज़ें अगर एक स्टेट चाहे तो वो
ला सकता है, कोई लॉ ला सकता है, कोई चेंजेस एग्रीकल्चर लॉ में करना चाहता है, अमेंडमेंट करना चाहता है, इस तरह की चीज़ें स्टेट कर सकता है। तो स्टेट के पास ये कैपेसिटी है कि वो उसमें एजुकेशन कर सके, प्रोडक्शन में कुछ चेंजेस ला सके, रिसर्च कर सके। लेकिन ये जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है 1968 में, ये एक सेंट्रल एक्ट है, इसको सेंट्रल ने बनाया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंसेक्टिसाइड एक्ट में कुछ इंसेक्टिसाइड प्रोड्यूस होता है, मैनेजिंग कैसे होगा, कैसे उसको कंट्रोल किया जाएगा, ये सब का पावर ना सेंटर के पास है। स्टेट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं कर सकती, स्टेट का इसमें कोई भी डायरेक्ट रोल नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए, जो भी पेस्ट प्रोड्यूस होता है, जो भी पेस्ट दिखता है क्रॉप में, वो तो स्टेट के हिसाब से दिखता है। मतलब अगर कोई पेस्ट हमारे उड़ीसा में दिख रहा है, तो वो पेस्ट नॉर्थ इंडिया में उसी तरह से दिखेगा, इसका कोई गारंटी भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्रोक्लाइमेटिक जोन डिफरेंट है और एक जगह पे एग्रोक्लाइमेटिक रीजन डिफरेंट है नॉर्थ में, तो डिफरेंट एरिया में डिफरेंट पेस्ट दिखता है। लेकिन ये जो इंसेक्टिसाइड एक्ट है, ये सेंट्रल एक्ट है, मतलब इसको सेंटर ने बनाया है, तो ये इंसेक्टिसाइड को सेंटर आके यहाँ पे प्रोड्यूस करेगी, यहाँ पे टेस्ट करेगी, सब कुछ सेंटर में होगा। तो इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम की फेस करना पड़ता है। और इसी वजह से क्या होता है, जो 104 पेस्टिसाइड्स जो कि आज तक भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और यूज हो रहे हैं इंडिया में, इसको पर्टिकुलरली मोर देन 2 कंट्रीज़ में बैन भी किया गया है, फिर भी इंडिया में आज तक यूज होता है। क्योंकि बहुत सारे ऐसी पेस्ट हैं जो कि हो सकता है बाहर में हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रहे हो, लेकिन ये इस पेस्ट के लिए काम कर रही हो, इसी वजह से इसको यूज़ करना बहुत ज़रूरी हो गया होगा, इसी वजह से यूज हो रहे हैं। ये एक हार्मफुल इफेक्ट भी क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि जो पेस्टिसाइड ऑलरेडी बैन है, इसको यूज़ करना कि बहुत कितना डिफ़िकल्ट है, ये आप लोग समझ सकते हैं। और ये एक बात है, जब मैन्युफैक्चरिंग भी होता है पेस्टिसाइड का, कभी-कभी क्या होता है, कुछ त्रुटि के वजह से, कुछ प्रॉब्लम की वजह से एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं, इसमें ह्यूमन लाइफ ही लॉस होते हैं। जैसे कि एग्जांपल मान के चलिए, बोल्सोवर में एक एक्सीडेंट हुआ था, इंग्लैंड 1968 में ये हुआ था। इटली 1976 में हुआ था सेवेसो प्रॉब्लम। हमारा इंडिया में 1984 में भोपाल गैस ट्रेजेडी हुआ था। तो ये सब एक्सीडेंट्स हुआ था। ये थोड़ा पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड के थोड़ा डेफिनेशन मैंने दिया है एक्स्ट्रा। फिर ये थोड़ा फैक्ट दिया है कि आज तक हमारे इंडिया में 292 पेस्टिसाइड को रजिस्टर्ड किया गया है। पेस्टिसाइड इन इंडिया आर रजिस्टर्ड विथ, मतलब हमारे जो पेस्टिसाइड और इंडिया में जितने सारे प्रोडक्ट होते हैं, मैन्युफैक्चर होते हैं, कुछ भी होते हैं, दे आर रजिस्टर्ड विथ डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। इसके साथ वो रजिस्टर्ड होते हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन, क्वारंटाइन एंड स्टोरेज। और ये जो ऑफिस होते हैं, ये अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर की ये ऑफिस होती है, ठीक है।